हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप ठीक होंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे अपने जीवन में। आज मैं पढ़ने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी वर्जन, जिसका नाम है आप और मैं। ये है चैप्टर नंबर 16 और हमने ये सीरीज कंटिन्यू की है। अगर आपने और कोई चैप्टर नहीं सुना तो आप उसको जाके सुन सकते हैं। अभी मैं पढ़ने वाला हूँ चैप्टर नंबर 16, आप और मैं। ऐसे लोगों से वित्तीय अनुसंकेत लेते समय सावधान रहे जिनका खेल आपसे अलग हो। 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल के अनंत सपोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति को $6.2 ट्रिलियन से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने $8 ट्रिलियन कम कर दिए। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं। वे कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। और यह सब आखिर क्यों होता है, और यह क्यों होता ही रहता है, और हम सब ने सबक क्यों नहीं सीखते। और यहाँ एक सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य स्वभाव की एक अमिट विशेषता है। यह सच हो सकता है और अधिकतर लोगों के लिए यह ठीक ठाक जवाब है, लेकिन चैप्टर फर्स्ट से याद करिए, कोई भी मूर्ख नहीं है। लोग ऐसे वित्त निर्णय लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वे ऐसा अक्सर जानकारी और तर्क के अभाव में करते हैं। लेकिन जब वे निर्णय लिए गए तब वे उनके लिए मायने रखते थे। बबल का दोष लालच पर मड़ वहीं रुक जाने से हमसे यह सबक सीखने से चूक जाते हैं कि पश्चात दृष्टि में जो निर्णय लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे तर्कसंगत ठहराते हैं। बबल से सीख लेना ठीक इसलिए भी है क्योंकि वे कैंसर की तरह नहीं होते जहां बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोस से मिल जाए। वे किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं जहां पश्चिम दृष्टि में परिणाम तो साफ होता है, लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। निवेश प्रतिफल के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण है और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब यह है कि बबल की धारणा ही हमेशा विवादास्पद रहेगी, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि वे अधिमूल्यांकित संपत्ति के मालिक हैं। तत्वतात दृष्टि में सबके सीखने की बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगली उठाते हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बबल आखिर क्यों होते हैं। यह ठीक पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। सबके लिए हमेशा कई कारण होते हैं, उनमें से कई परस्पर विरोधी और सभी विवादास्पद। यह बहुत ही जटिल विषय है जिसके सरल उत्तर नहीं है, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण सामने रखना चाहूंगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर भी लागू होता है। निवेशक अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे निवेशकों से अनुसंकेत ले लेते हैं और उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। वित्त में एक ऐसी अवधारणा है जो निर्दोष प्रतीत होती है, लेकिन जिसने बेहिसाब विनाश किया है। वह धारणा यह है कि आप एक ऐसे संसार में हैं जहां निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग हैं। संपत्ति का एकमात्र तर्कसंगत मूल्य होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए? उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष की समय परिधि है तो उचित दाम जानने के लिए अगले 30 वर्ष तक गूगल के नकदी आयोजन निवेश का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या आप 10 वर्ष में नकद वापस निकालने का सोच रहे हैं तो सही दाम जानने के लिए अगले 10 वर्षों में तकनीक उद्योग की क्षमता का विश्लेषण करना होगा, और साथ ही इसका भी कि गूगल प्रबंधन इस परिकल्पना को निष्पादित कर सके। क्या आप 1 वर्ष के भीतर ही बेचने की सोच रहे हैं तो फिर गूगल के वर्तमान उत्पाद बिक्री चक्र पर ध्यान दीजिए, यह जानने के लिए कि बियर मार्केट होगा कि नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हैं तो उचित दाम होगा। किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और दोपहर के बीच जो होगा, आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी मूल्य पर कार्यान्वित किया जा सकता है। जब निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग होते हैं, और हर संपत्ति वर्ग में ऐसा ही होता है, जो मूल्य एक व्यक्ति को हास्यास्पद लगते हैं दूसरे के लिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जिन पहलुओं पर वे निवेशक ध्यान देते हैं वे अलग होते हैं। 1990 के .com बबल को ही लीजिए। लोग 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह सकते हैं कि वह पागलपन था। जिलियन या गुना का मुनाफा, उस मूल्य निर्धारण का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन बहुत से निवेशक जिनके पास 1999 में याहू
स्टॉक था उनकी उस समय परिधि इतनी छोटी थी कि उनके लिए एक हास्यास्पद मूल्य चुकाना अर्थपूर्ण था। एक डे ट्रेडर जो चाहे निष्पादित कर सकते हैं, चाहे याहू। एक शेयर की कीमत $5 रही थी या $500, फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वह उस दिन सही दिशा में जाए। ऐसा ही हुआ कई वर्षों तक। वित्त का एक निर्वादित नियम यह है कि धन प्रतिफल का उस समय तक पीछा करता है जहां तक कर सके। अगर किसी संपत्ति में आवेग है, यह समय के अंतराल में अविरोध रूप से ऊपर बढ़ती रही है। अल्पावधि कारोबारियों के लिए, एक समूह के लिए यह मानना कति मूर्खतापूर्ण नहीं है कि यह ऊपर जाती रहेगी। अनिश्चित काल के लिए नहीं, बस उस छोटी अवधि में जिसमें वे चाहते हैं। आवेग अल्पावधि कारोबारियों को यथोचित रूप से आकर्षित करता है और बस फिर रोमांच शुरू हो जाता है। बबल तब बनते हैं जब अल्पावधि प्रतिफल इतनी राशि अर्जित कर लेते हैं कि निवेशकों की बनावट अधिकतर दीर्घकालिक से अधिकतर अल्पावधि में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया खुद ब खुद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यापारी प्रतिफल को बढ़ाते हैं, वे और अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। शीघ्र ही इसमें अधिक देर नहीं लगती। सबसे अधिक प्राधिकारी वाले प्रभावी स्टॉक मूल्य सेक्टर से वे होते हैं जिनकी समय परिधि छोटी होती है। बबल इतना अधिक बढ़ते मूल्य निर्धारण से संबंधित नहीं होते, वे किसी और बात का लक्षण होते हैं। छोटी होती समय परिधि का जैसे जैसे ये और नए व्यापारी खेल में उतरते हैं। यह कहना आम बात है कि .com बबल भविष्य के बारे में तरक्की ना आशावाद का समय देता था, लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड मात्रा की घोषणा थी। जो होता ही है कि जब निवेशक एक ही दिन में खरीदे और बेचे, निवेशक विशेषतः वे जो मूल्य सेट कर रहे थे अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का कुल आवर्त 120% था, जिसका मतलब यह है कि वे ज्यादा से ज्यादा अगले 60 महीनों के बारे में सोच रहे थे। वैश्विक निवेशक जिन्होंने वे म्यूचुअल फंड खरीदे, वे भी ठीक ऐसा ही कर रहे थे। मैगी महर ने अपनी किताब बुल में लिखा, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोर कार्ड को रिपोर्ट से बदल दिया था, जो हर 3 महीने में आती थी। इस परिवर्तन ने निवेशकों को बेहतर प्रदर्शन का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। चार्ट में सौर फंड को खरीदने के लिए उस समय जब वे सबसे महंगे थे। यह डे ट्रेडिंग, अल्पावधि विकल्प, अनुबंध और हर मिनट की मार्केट की कमेंट्री का युग था। यह ऐसा कोई चीज नहीं जिसे आप दीर्घकालिक विचारों में से जोड़े। 2000 के दशक के मध्य में हाउसिंग बबल में ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 10 वर्षों के लिए अपने परिवार के लिए फ्लोरिडा के एक 2 बेडरूम के घर पर $7 लाख खर्च करने को उचित सिद्ध करना कठिन है, लेकिन यह अर्थपूर्ण लगेगा अगर आप कुछ महीनों में बढ़ते मूल्य को तुरंत लाभ उठाने के लिए उस घर को मार्केट में फ्लिप कर दे। उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही कर रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन को ट्रैक करने वाली कंपनी एटॉम के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में ऐसे घरों की संख्या जो 12 महीनों के अंतराल में एक से अधिक बार बिके, वे फ्लिप कर दिए गए थे। बबल के दौरान 5 गुना बढ़ गई और 2000 के पहले की तिमाही में 20,000 से 2000 के पहले तिमाही में 1 लाख के बीच 1 लाख के ऊपर। बबल के बाद यही फ्लिपिंग 40,000 प्रति तिमाही तक घट गई और तब से लगभग यह वही टिकी हुई है। क्या आपको लगता है कि फ्लिप करने वाले इन लोगों की दीर्घ अवधि मूल्य से किराए के अनुपात की परवाह थी, जो उन्होंने मूल्य चुकाया उनके पीछे दीर्घ अवधि आय वृद्धि का भरोसा था? बिल्कुल नहीं। उनके खेल में वे आंकड़े मायने ही नहीं रखते थे। उनके लिए मायने बस यह रखता था कि घर का मूल्य आने वाले महीनों में बीते महीनों से अधिक, और बहुत सालों तक ऐसा ही हुआ भी। आप इन निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। आप उन्हें सट्टेबाज बुला सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं, आप उनके बड़े जोखिम उठाने की तत्परता पर सिर हिलाकर असहमति जता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सबको तरकीन कह सकते हैं। बबल का निर्माण लोगों के दीर्घ अवधि निवेश में बिना सोचे समझे भागीदारी से इतना संबंध नहीं रखता। इसका संबंध लोगों के कुछ हद तक तर्कसंगत रूप से अल्पावधि ट्रेडिंग की ओर बढ़ने से है, उस आवेग का लाभ उठाने के लिए जो खुद ब खुद बढ़ रहा हो। आप लोगों से क्या करने की अपेक्षा करते हैं जब आप आवेग एक बड़ा अल्पावधि प्रतिफल देने की क्षमता को उत्पन्न कर देता है? बैठ कर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना? कभी नहीं। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग हमेशा लाभ के पीछे जाते हैं
और अल्पावधि ट्रेडर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां दीर्घकालिक निवेश के नियम खासकर मूल्य निर्धारण को लेकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे इस खेल में मायने नहीं रखते और यहाँ आकर सारी चीजें दिलचस्प हो जाती हैं और यहीं आकर सारी समस्याएं की भी शुरुआत होती है। बबल तब स्थिति पहुंचाते हैं तब जब दीर्घकालिक निवेशक अपने खेल के लिए उन अल्पावधि निवेशकों से अनुसंकेत लेना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। सिस्को का स्टॉक 1999 में 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस मूल्य पर कंपनी का मूल्य $600 बिलियन पर जा पहुंचा, जो अविश्वसनीय है। कुछ ने वाकई सोचा कि यह इस योग्य था। डे ट्रेडर आनंद उठा रहे थे। अर्थशास्त्री बर्टन मल्कील ने एक बार कहा कि उस दर पर सिस्को की गर्भित वृद्धि दर का लाभ मतलब था कि 20 वर्ष के भीतर वह पूरी यूएस अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो जाती। लेकिन अगर आप 1999 में एक दीर्घ अवधि निवेशक होते, $60 खरीदने का एकमात्र मूल्य था और बहुत से लोग उस मूल्य पर खरीद भी रहे थे, तो यह देखकर आप खुद से कह सकते थे, वाह, लगता है यह निवेशक कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। शायद आप भी उनका अनुकरण करते और इसे समझदारी भरा विकल्प समझते। आप जो नहीं समझते वह यह है कि डे ट्रेडर जो स्टॉक का मार्जिन मूल्य सेट कर रहे हैं वे आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। उनके लिए $60 प्रति शेयर उचित मूल्य था, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले वे बेच देना चाहते थे जब उनका मूल्य अधिक होता। लेकिन आपके लिए $60 प्रति शेयर आगामी विनाश की तरह होता, क्योंकि आप उन शेयरों को लंबे समय तक रखना चाहते थे। ये दो अलग अलग निवेशक शायद ही एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते हों, लेकिन वे एक ही अखाड़े में हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए। जब उनके रास्ते अंधाधुंध रूप से टकराते हैं, किसी न किसी को चोट पहुंचती है। बहुत से वित्तीय और निवेश निर्णय इस पर निर्भर करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या फिर तो उनकी नकल की जाती है या उनके विपरीत जाया जाता है। लेकिन जब आप यह नहीं जानते कि कोई व्यक्ति जो कर रहा है कि वह क्यों कर रहा है, आप नहीं कह सकते कि कितने समय तक वे ऐसा करते रहेंगे, क्या उनकी सोच को बदलेगा और या फिर अगर वे कभी अपना सबक सीखेंगे या नहीं। जब CNBC पर एक विवरण कार यह कहता कि आपको यह स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले एक किशोर हैं, एक बुजुर्ग विधवा जिसका बजट सीमित है, एक हेज फंड मैनेजर जो तिमाही के खत्म होने से पहले अपने बही खाते को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। या फिर हम यह मान लेना चाहिए कि इन तीनों लोगों की प्राथमिकताएं समान होंगी और जिस पर बिस्तर पर स्टॉक चल रहा हो वह उन तीनों के लिए ठीक होगा। यह मूर्खतापूर्ण है। यह समझना कठिन है कि दूसरे निवेशकों के लक्ष्य हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का एक थिरिक यह है न समझना कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपसे अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बढ़ते मूल्य सभी निवेशकों को इस प्रकार फुसलाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्केटर को भी ईर्ष्या हो जाए। वे एक ड्रग की तरह है जो मूल्य सचेत निवेशकों को भावुक आशावादियों में परिवर्तित कर देते हैं, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वालों के व्यवहार के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरा खेल खेलने वालों से प्रभावित होने के कारण जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वह भी उलट सकता है। इतना अधिक उपभोक्ता खर्च खासकर विकसित देशों में सामाजिक रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्म रूप से उन लोगों से प्रभावित जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि वो लोग आपकी प्रशंसा करें। हालांकि हम सब यह देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं। हमें उनके लक्ष्य, परेशानी और अभिलाषाएं देखने को नहीं मिलते। एक युवा वकील जो किसी प्रतिष्ठित लॉ कंपनी में सहभागी बनना चाहता है, उसे ऐसे बेस में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेखक होने के नाते जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्वेट पैंट पहन कर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को डालने लगती है, मैं आगामी निराशा की तरह चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं यह पैसा उस करियर बूस्टर के बगैर खर्च कर रहा हूँ जो उसे मिल रहा है। हो सकता है कि हमारे अंदाजे भी अलग अलग ना हो, हम बस यह खेल अलग अलग खेल रहे हैं। यह समझने के लिए मुझे सालों लग गए। यहाँ पर एक सीख यह है कि धन को लेकर कोई बात इतना मायने नहीं रखती कि जितना आप उस समय परिधि को समझना और उन लोगों के व्यवहार और आचरण से प्रभावित न होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। मुख्य बात जिसकी मैं संतुष्टि करना चाहूंगा वह यह है कि कुछ भी करके यह पहचाने कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वह आश्चर्यजनक है। हम हर निवेश करने वाले को निवेशक बुलाते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जो समान नियम वाला एक ही खेल खेल रहे हैं। जब आप यह समझते हैं कि यह धारणा कितनी गलत है, आप देख पाते हैं कि मात्र अपने खेल को पहचानना कितना मूर्खतापूर्ण है। मैं अपने खुद के धन को किस प्रकार निवेश करता हूँ इसका विवरण अध्याय
20 में यानी चैप्टर 20 में आपको, लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था, मैं एक धैर्यवान निवेशक हूँ जो वास्तविक आर्थिक विकास को उत्पन्न करने की संसार की योग्यता के प्रति आशावादी हूँ और मुझे विश्वास है कि अगले 30 सालों में वह विकास मेरे निवेश को लाभ पहुंचाएगा। यह विचित्र सुनाई पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन वक्तव्य लिख लेते हैं, आप समझ पाते हैं इसे असंबंध सब कुछ इस साल मार्केट ने किया। अगले साल मंदी होगी या नहीं, इस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकाव में आने का भी कोई खतरा नहीं। आगे चलिए निराशावाद के बारे में बात करते हैं। ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी वर्जन।